नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। तुनिशा मर्डर केस में अब गोलगप्पा वाला झूठ, मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं हर दिन। सरगना सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, थमाया गया नोटिस। मोबाइल पर बात कर रहा था युवक, अचानक से हो गया ब्लास्ट, बाल बाल बची जान। जयपुर पुलिस बांट रही है खुशियां, खोज निकाले चोरी और गुम हुए 404 मोबाइल फोन, मालिकों को लौटाया जा रहा है। बंटी और बबली के बहन की दोस्त के जरिए सीए स्टूडेंट्स ने कारोबारी से वसूले 26 लाख रुपए। लेह में शहीद कमांडो को श्रद्धांजलि देते जुटे हजारों लोग, लगे भारत माता की जय के नारे, दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें भी। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मर्डर केस में हर दिन नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, अभिनेत्री अपने को एक्टर और बॉयफ्रेंड सीजान खान के मेकअप रूम में मृत मिली, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गया है। तुनिशा के जाने के बाद अभिनेत्री की मां वनिता शर्मा ने सीजान और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वनिता ने सीजान पर तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से सीजान पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच तुनिशा की फ्रेंड सोनिया सिंह ने भी दिवंगत एक्ट्रेस को लेकर कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। सोनिया सिंह ने बताया कि उनके साथ तुनिशा का रिश्ता काफी अच्छा था। तुनिशा जब भी फ्री होती है वो दोनों वक्त बिताते थे एक साथ, पर कुछ वक्त से तुनिशा काफी बिजी रहती थी और उन्होंने कम बात करना शुरू कर दी। हालांकि वो सीजान के साथ काफी खुश थी और तुनिशा ने सीजान और सोनिया में वीडियो कॉल पर बात भी करवाई थी। पर बाद में एक बार तुनिशा सोनिया से बाहर मिली थी और बताया था कि सीजान तुनिशा से स्पेस मांग रहा है, तो तुनिशा भी स्पेस दे रही थी। सीजान ने तुनिशा को साफ कर दिया था कि वो हर वक्त प्यार की बातें नहीं कर सकता। सोनिया ने ये भी खुलासे किए हैं कि तुनिशा को इन दिनों पैसों की दिक्कत आ रही थी। उसने सोनिया से 3000 रुपए मांगे थे, पर वजह नहीं बताई थी। उनका आखिरी खुलासा तो सबसे अहम है कि तुनिशा अपने मौत से ठीक एक दिन पहले सोनिया को फोन करके ये कहा कि अगर तुनिशा की मां उसे फोन करे तो कुछ पूछे तो ये झूठ बोले कि वो दोनों एक साथ हैं और गोलगप्पा खाने गए हैं। सोनिया इस गोलगप्पे वाला सच उससे पूछी थी। उससे पहले ही तुनिशा के सुसाइड करने की खबर ने उसे चौंका दिया था। अब इन बयानों के जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस जुट गई है। आरपीएससी और से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार अपनी साख बचाने में लगी हुई है। इस मामले में सरकार पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पेपर लीक मामले में शामिल आरोपी सरगना सुरेश ढाका की जयपुर में संचालित अधिगम कोचिंग सेंटर पर डीजेडीए एक्शन लेने की तैयारी में जुटी हुई है।
पेपर लीक प्रकरण में सरकार की बिगड़ती साख को बचाने के लिए सरकार अब आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के अधिगम कोचिंग को शुक्रवार को धारा 32 और 72 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें जेडीए ने बिल्डिंग मालिक को 3 दिन में अवैध निर्माण को हटाने और नोटिस का जवाब देने का समय दिया है। नोटिस का जवाब नहीं देने और अवैध निर्माण को नहीं हटाने पर जेडीए इस बिल्डिंग के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर देगा। यूपी के अमरोहा में एक युवक की जान उस वक्त बच गई जब मोबाइल पर बात करते वक्त वो अचानक से ब्लास्ट हो गया। घटना नौगांव सदात थाना क्षेत्र के गांव है जामपुर की है। इस हादसे में युवक के हथेली पे चोट आई है। अब युवक ने इस मामले में मोबाइल कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल हिमांशु नाम के युवक ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे मोबाइल पर बात कर रहा था। वो बात करते वक्त अचानक से मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसके हथेली में काफी चोटें आई हैं। हिमांशु ने बताया कि 4 महीने पहले ही उसने 16,000 में ये फोन खरीदा था। अचानक से मोबाइल फटने की वजह से वो दहशत में आ गया है और कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा है। मोबाइल के फटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार मोबाइल फटने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें कुछ को तो जान तक गंवानी पड़ी। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ गलतियों की वजह से मोबाइल फटने की संभावना बनी रहती है। मसलन चार्ज करते वक्त मोबाइल पर बात करना, ये गेम खेलने की वजह से। ओवरनाइट चार्जिंग भी मोबाइल ब्लास्ट की एक बड़ी वजह है। लिहाजा आप जब भी मोबाइल इस्तेमाल करें तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। नए साल में राजधानी जयपुर की पुलिस सैकड़ों लोगों को खुशी बांटने जा रही है। पुलिस ये खुशी लोगों के खोए हुए मोबाइल के जरिए लौटा रही है। जयपुर वेस्ट जिले के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 404 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की बाजार की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये मोबाइल फोन पिछले करीब 1 साल से जयपुर के वेस्ट जिले के विभिन्न थाना इलाकों में गुम हुए चोरी के थे, ऐसा ही माना जा रहा है। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ टेक्निकल सर्वेलेंस ब्रांच की मदद से इनको बरामद करने में सफलता हासिल की है। अब ये मोबाइल उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। डीएसपी वेस्ट बंदिता राणा ने बताया कि इन मोबाइल फोन को उनको मालिक तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है। करीब 15 से 20 व्यक्तियों को डीसीपी वेस्ट ऑफिस में ये मोबाइल फोन लौटाया गया है। कई महीनों बाद अपने मोबाइल फोन हासिल करने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इन लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मोबाइल फोन वापस मिल सकेंगे। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने एक कारोबारी को 1 साल तक ब्लैकमेल कर 26 लाख रुपए से ज्यादा रकम हड़पने के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा किया है। इसमें विश्वकर्मा थाना पुलिस ने सीए फाइल ईयर के रह रोहित बोहरा नाम के युवक और प्रियंका नाम की युवती को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका के साथ मिलकर मास्टरमाइंड राहुल ने कारोबारी दीपक महेश्वरी को उनकी निजी जानकारी वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल किया और कारोबारी से 2 किस्तों में करीब 26,25,000 रुपए वसूले। लेकिन आरोपियों की धमकी से घबराए कारोबारी दीपक महेश्वरी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। डीसीपी बंदिता राणा के मुताबिक हाल ही में तीसरी बार मुख्य आरोपी राहुल बोहरा ने 26 दिसंबर को कारोबारी की को बंद लिफाफे में धमकियां देकर 23 लाख रुपए की डिमांड की। यह रकम 5 जनवरी को रात 1 बजे विद्याधर नगर इलाके में एक शोरूम के सामने पेड़ के नीचे रखने को कहा गया। तब परेशान होकर कारोबारी माहेश्वरी ने विश्वकर्मा थाना प्रभारी रमेश सैनी से मिलकर बात की। पुलिस ने पीड़ित की तरफ से मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए एक
प्लान बनाया और इसके तहत वो आरोपी पकड़ा गया। अपनी बेटी शीना वोरा की हत्या की मुख्य आरोपी और पूर्व मीडिया अधिकारी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई के विशेष अदालत में शुक्रवार को चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि 2 वकीलों ने इस हफ्ते शीना बोरा जैसी महिला को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर देखा था। उसने कोर्ट से एयरपोर्ट हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की अपील भी की है। 51 साल की मुखर्जी ने एक याचिका दायर करके अदालत से एयरपोर्ट का फुटेज हासिल करने का अनुरोध किया है। याचिका के साथ उन वकीलों का हलफनामा संलग्न है जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 5 जनवरी की सुबह शीना वोरा जैसे महिला को एयरपोर्ट पर देखा था। मुखर्जी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। अदालत ने सीबीआई को मुखर्जी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीबीआई के मुताबिक अप्रैल 2012 में मुखर्जी, उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में कथित रूप से 24 साल की शीना बोरा का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसका शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में कथित तौर पर जला दिया गया था। शीना रिश्ते में मुखर्जी की बेटी थी। राय को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 2015 में कथित हत्या का मामला सामने आया था। कथित तौर पर साजिश का हिस्सा होने के मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पति एवं पूर्व मीडिया वेरन पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी थी, जबकि इंद्राणी मुखर्जी को शीर्ष अदालत से पिछले साल मई में राहत मिली थी। लद्दाख लेह में शहीद हुए एनएसजी कमांडो दीपक कुमार का पार्थिव शरीर चौथे दिन शनिवार को तिरंगे में लिपटकर गोपालगंज लाया गया। बरेली थाने के भड़कुइया गांव के शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। वही इलाके के व्यवसायियों ने शहादत के सम्मान में अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। पूरे बाजार के रास्ते में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वीर सपूत दीपक सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। वहीं अंतिम विदाई सैन्य सम्मान के साथ देने के लिए दानापुरा पटना से सेना की टुकड़ी पहुंची। शहीद कमांडो के पैतृक गांव भड़कुइया से शहीद जवान की अंतिम विदाई की यात्रा निकली, जिसको लेकर स्थानीय विधायक राम प्रवेश राय, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक मनजीत सिंह, राजद नेता दिलीप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। बता दें कि बीते 4 जनवरी की सुबह लद्दाख के लेह में भारी बर्फबारी हो रही थी। कैंप के कार चलाकर प्रहलाद सिंह के पुत्र दीपक सिंह ट्रेनिंग कैंप जा रहे थे। उनके साथ 4 अन्य जवान भी कार में सवार थे। अचानक बर्फबारी की वजह से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गहरे खाई में जाकर गिरी, जिसमें दीपक सिंह की मौत हो गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बरेली की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी से रूबरू कराने और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बरेली के नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए 36 किलोमीटर लंबा टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। टूरिज्म सर्किट में मंदिरों की परिक्रमा के लिए मिनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनके जरिए श्रद्धालु 7 नाथ मंदिरों की परिक्रमा कर सकेंगे। मंदिर को आने जाने वाले रास्ते पर शानदार फर्राटा भरने के वाले चमचमते हुए सड़क के बनाए जाएंगे। मंदिर के आसपास पिंक टॉयलेट्स बनेंगे, पार्किंग भी बनाई जाएगी। महाभारत कालीन बरेली के नाथ मंदिरों में इतिहास, उनके आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हुए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि नाथ शिव मंदिरों की देवीय आभा से स्थानीय और विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे। इससे एक और आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी तेजी से विकसित होंगे। प्रसाद योजना के तहत इन मंदिरों के आसपास सौंदर्यकरण कर उन्हें विकसित किया जाएगा।
आने जाने वाले रास्तों पर भव्य लाइटें और साइन बोर्ड लगाकर उनकी सुंदरता को निखारा जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी कि इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा और इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत खास है। बता दें कि इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी है। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के दौरान शहर में कई तरह के आयोजन और एमओयू होने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मॉरिशस के एक प्रतिनिधिमंडल इंदौर के साथ सिस्टर सिटी समझौता करना चाहते हैं। वहीं कई एनआरआई हैं जो इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करना चाहते हैं। वे उन्हें दिखाना चाहते हैं कि शहर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। गौरतलब है कि अगर इन्वेस्टर्स शहर को देखेंगे तो इससे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आने की भी उम्मीद रखी गई है। साथ ही साथ ये क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब बन गया है, इस वजह से बहुत से लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करना चाहते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान कई प्रवासी भारतीय इंदौर के अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी विजिट करेंगे। इंदौर में महापौर पुष्मित्रा भार्गव ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि शहर के बाहर रह रहे इंदौर के लोग शहर के स्कूल को और स्मार्ट बनाने के लिए काम करना चाहते हैं और जब इस पर काम होगा तो इससे शहर का शिक्षा में भी कुछ अलग ही नजर आएगा। प्रतिभा किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती। स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिभा निखर कर सामने आ ही जाती है। मगर कई बार आर्थिक स्थिति के कारण कई प्रतिभाएं मुकाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। कुछ ऐसी ही कहानी मुजफ्फरपुर के सरिया इब्राहिमपुर की रहने वाली नीलू की भी है। नीलू राष्ट्रीय लेवल खेल चुकी है रग्बी में और लेकिन हालात के आगे अब नीलू के हौसले पस्त हो गए हैं। वो बीए पढ़ने वाली नीलू 2015 से रग्बी की खिलाड़ी है। नीलू ने अब तक कई दर्जन अवार्ड जीते। 2019 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर नीलू ने रग्बी खेला था। तब उन्हें खेल सम्मान से नवाजा गया। उस दौरान उन्हें 11,000 का नकद पुरस्कार भी मिला। दूसरी बार मदुरई में उन्हें तीसरा स्थान मिला। जिला और राज्य स्तर पर कई दर्जन बार पुरस्कार जीतने वाले नीलू आर्थिक तंगी से परेशान है और सरकार से मदद मांग रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में शनिवार से जातीय जनगणना हो गई है होगी शुरू। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जा रहे हैं। वहीं गोपालगंज में 30 लाख आबादी की गणना होगी। 4 नगर निकाय में 92 बोर्ड और 230 पंचायतों में गणना के लिए 6875 प्रगणक 1145 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। रिजर्व प्रगणक में 625, रिजर्व प्रगणक पर्यवेक्षक 101 रखे गए हैं। वहीं 198 गणना टीम, 138 फील्ड ट्रेनर को रखा गया है। जिला चार्ज पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सभी प्रखंड व नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों ने गणना की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। जाति गणना को लेकर 198 टीम तैयार किया गया है। इन प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग देकर जातीय गणना को लेकर परिपूर्ण बनाया गया है। वहीं पंचायत के मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों को भी जातीय गणना में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है ताकि प्रगणकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
जीसॉक एक ऐसी संस्था है जहां विश्व भर की शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग की जाती है। जीसॉ नाम के संस्था में बिहार से चुने जाने वाली रेनू पहली महिला है। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली रेणु पासवन 11 वर्षों तक कॉर्पोरेट कंपनी इन्फोसिस में काम कर चुकी हैं। बाद में उन्होंने महिला जागरूकता को ही अपना काम बना लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली रेणु बताती हैं कि महिलाओं के पास अपार ताकत होती है, वो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकती है। रेणु बताती है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की शुरुआत इन्फोसिस में जॉब करने के दौरान ही हो गई थी। वहां से वो महिला सशक्तिकरण के विषय पर मुखरता से अपनी बात रखती थी। रेणु बताती है कि राष्ट्रपति से मिलना उनके जीवन के सबसे अहम पलों में से एक है। उन्होंने बताया कि महामहिम ने मुलाकात के दौरान उनके कामों को जाना, फिर उनसे लंबी चर्चा भी की। राष्ट्रपति ने बताया कि उनके कामों की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। उन्होंने रेणु को शाबाशी देते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहे रेणु। बिहार के कटिहार जिले में नकली पुलिस वालों को असली पुलिस ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार NH 31 से सटे कोड़ा थाना क्षेत्र के गोड़ावाड़ी चरखे गोदाम के पास टियागी कार लगाकर कुछ लोग खुद को पुलिस वाला बताते हुए अवैध रूप से वसूली करने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गौरव कुमार उर्फ गुड्डू, विक्रम कुमार और मोहम्मद हासिल इस सड़क से होकर गुजरने वाले गाड़ियों को रोककर कर वसूली कर रहे थे। पुलिस SP जितेंद्र कुमार ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की पहचान चिन्ह वाले स्टिकर लगाकर एक स्लेटी कलर के टियोगी गाड़ी गोरवाड़ी चरखे मोड़ के पास हर आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर चेकिंग के नाम पर वसूली कर रहा था। पहले तो स्थानीय लोग इन तीनों को पुलिस के अधिकारी समझकर उनकी बात मानते रहे, लेकिन फिर किसी को शक हुआ और किसी ने असली पुलिस वाले यानी कोड़ा थाना का इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौरव कुमार और गुड्डू यादव, विक्रम कुमार और मोहम्मद हसील को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही टियोगा गाड़ी रंगदारी कर वसूले गए 2500 रुपए, 3 मोबाइल और एक चाकू बरामद किए। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।